पिछले खेल की भयानक समाप्ति के बाद टोक्यो की सड़कें एक बार फिर से खामोश हो गई हैं। अरिसु पूरी तरह से टूट चुका है। उसके दोनों सबसे करीबी दोस्त करुबे और चोटा उसी के सामने एक दर्दनाक मौत का शिकार हुए थे और वह उन्हें नहीं बचा सका। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। वह सड़क के बीचों बीच एक लावारिस लाश की तरह पड़ा हुआ है। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची है, केवल एक गहरा खालीपन है। वह आसमान की तरफ देख रहा है और उस लाल लेजर किरण का इंतजार कर रहा है जो उसके वीजा के समाप्त होते ही उसकी जान ले लेगी। वह जीना ही नहीं चाहता। उसका मानना है कि उसके दोस्तों ने उसके लिए अपनी जान दी है और इस स्वार्थी दुनिया में अकेले जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। तभी उस अंधेरी और सुनसान सड़क पर एक परछाई दिखाई देती है। यह उसागी है, वही लड़की जिसे अरिसू ने पिछले एक खेल में देखा था, जो अपनी शारीरिक क्षमता और फुर्ती के लिए जानी जाती है। उसागी धीरे धीरे अरिसू के पास आती है। वह देखती है कि यह लड़का मौत का इंतजार कर रहा है। बिना कुछ कहे उसागी अरिसू को अपने कंधों का सहारा देती है और उसे वहां से उठाकर अपने सुरक्षित ठिकाने की ओर ले जाती है। अरिसू विरोध करने की स्थिति में भी नहीं है। उसका शरीर और आत्मा दोनों जवाब दे चुके हैं। उसागी उसे एक खाली पड़े तंबू में ले जाती है जो उसने अपने रहने के लिए एक इमारत की छत पर बनाया है। वहां वह आग जलाती है और कुछ शिकार किया हुआ मांस पकाती है। उसागी पके हुए मांस का एक टुकड़ा अरिसू की तरफ बढ़ाती है और उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन अरिसू साफ मना कर देता है। वह रोते हुए कहता है कि वह भूख से मर जाना चाहता है क्योंकि वह अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार है। यह सुनकर उसागी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ गुस्से में नहीं, बल्कि उसे वास्तविकता का एहसास कराने के लिए था। उसागी बहुत ही कठोर लेकिन भावुक शब्दों से समझाती है कि अगर उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है, तो उसका इस तरह से हार मान लेना उनके महान बलिदान का सबसे बड़ा अपमान होगा। अरिसू के रोने की आवाज सुनकर उसागी उसे अपनी एक बहुत ही निजी कहानी सुनाती है। उसागी बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही मशहूर और महान पर्वतारोही थे। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटियों पर चढ़ाई की थी। उसागी ने भी पर्वतारोहण के सारे गुर और जिंदा रहने के तरीके अपने पिता से ही सीखे थे। उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। लेकिन एक दिन उसके पिता पर एक अभियान के दौरान अपने साथियों को धोखा देने का एक बहुत बड़ा और झूठा आरोप लगाया गया। मीडिया और समाज ने उन्हें इतना बदनाम किया कि वे इस भारी मानसिक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके। वे एक दिन अकेले पहाड़ों में गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उसागी जानती है कि उसके पिता ने दुख में आकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने उसागी को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अकेले लड़ना और विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहना सीखा। उसागी की ये दर्द भरी कहानी सुनकर अरिसू के अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। वह समझ जाता है कि इस जालिम दुनिया में हर किसी का अपना एक अलग दुख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान मौत के सामने घुटने टेक दे। अरिसू धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से उस मांस के टुकड़े को उठाता है और उसे खाने लगता है। जैसे ही भोजन उसके कमजोर शरीर में जाता है, उसे एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। वह रोते हुए मांस चबाता है और मन ही मन करुबे और चूटा से वादा करता है कि वह उनके हिस्से की जिंदगी भी पूरी शान से जिएगा। वह यह कड़ा फैसला करता है कि वह इस रहस्यमय दुनिया का असली सच जानकर रहेगा। आज ही अरिसू के वीजा का आखिरी दिन है, इसलिए उसे आज रात एक नया खेल खेलना ही होगा। रात का गहरा अंधेरा छाने लगता है। अरिसू और उसागी एक साथ नए खेल के मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। यह मैदान एक बहुत ही लंबा और डरावना भूमिगत राजमार्ग सुरंग है। सुरंग के अंदर भयानक अंधेरा है और जगह जगह से गंदा पानी टपक रहा है। वहां पहले से ही तीन और लोग मौजूद हैं। इनमें से एक व्यक्ति के पैर में गहरी चोट लगी हुई है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। बाकी के दो लोग बहुत ही स्वार्थी और क्रूर स्वभाव के लग रहे हैं, जो केवल अपनी जान बचाने की परवाह करते हैं और दूसरों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अरिसू और उसागी भी वहां रखे मेज से स्मार्टफोन उठा लेते हैं। तभी फोन की स्क्रीन चालू होती है और एक यांत्रिक आवाज के साथ खेल की घोषणा होती है। खेल का नाम है दूरी और इस खेल का पत्ता है चिड़ी का चार। चिड़ी के पत्तों वाले खेल शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्षमता की मांग करते हैं, लेकिन इनमें टीम के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
फोन की स्क्रीन पर नियम आते हैं। समय सीमा के भीतर लक्ष्य तक पहुंचे। समय सीमा पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे की है। सुरंग की शुरुआत में एक पुरानी और टूटी हुई बस खड़ी है, जिसके अंदर कुछ पीने का पानी रखा हुआ है। उन लोगों को लगता है कि उन्हें इस लंबी सुरंग के दूसरे छोर तक भाग कर जाना है, जहां कोई लक्ष्य उनका इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू होती है, वे सभी सुरंग के गहरे अंधेरे की ओर पूरी ताकत से भागना शुरू कर देते हैं। अरिसु और उसागी भी उनके पीछे भागने लगते हैं। उसागी की शारीरिक क्षमता बहुत अद्भुत है। वह बिना थके लगातार तेज दौड़ सकती है, लेकिन वह घायल व्यक्ति बहुत पीछे छूट रहा है। वह बार बार जमीन पर गिर जाता है और तेज दर्द से कराहता है। अरिसु उसे इस डरावने अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह उसके साथ धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन जो दो अन्य लोग थे, वे उस घायल व्यक्ति को वहीं मरने के लिए छोड़कर तेजी से आगे निकल जाते हैं। सुरंग का माहौल बहुत ही घुटन भरा है। वहां ताजी हवा की भारी कमी है और चारों तरफ एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई है। फोन की स्क्रीन पर लगातार एक संख्या बढ़ रही है, जो यह दिखा रही है कि वे शुरुआती बिंदु से कितने मीटर दूर आ चुके हैं। भागते हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। वे लोग बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। तभी अचानक उस घने अंधेरे में से एक बहुत ही खौफनाक और गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल और खूंखार जंगली काला तेंदुआ उनके सामने आ जाता है। इस कंक्रीट की दुनिया में जंगली जानवरों का इस तरह अचानक आना किसी भयानक सपने से कम नहीं है। तेंदुआ सबसे पहले उन दो लोगों पर हमला करता है जो स्वार्थी होकर आगे भाग गए थे। वह उनमें से एक को अपने तेज जबड़ों से पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह चीर देता है। इंसान के खून की तेज गंध पूरी सुरंग में फैल जाती है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखकर अरिसू और घायल व्यक्ति की रूह कांप जाती है। तेंदुआ अब अपने शिकार को छोड़कर अरिसू और उस घायल व्यक्ति की तरफ मुड़ता है। उसागी अपनी असीम फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करती है। वह कंक्रीट की दीवारों पर कूदती है और उसे लगातार चकमा देती है। इसी बीच अरिसू उस घायल व्यक्ति को एक सुरक्षित और अंधेरी जगह पर छिपा देता है। भागते भागते अरिसू को सड़क किनारे एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी मिलती है। वह उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ईंधन नहीं है। तभी अरिसू का तेज दिमाग एक बार फिर काम करना शुरू करता है। वह अपने फोन की स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखता है। उस पर लिखी संख्या उनके द्वारा तय की गई दूरी बता रही है। अचानक अरिसू के दिमाग में एक बहुत बड़ी बात खटकती है। नियम में लिखा था लक्ष्य तक पहुंचे, लेकिन यह बिल्कुल नहीं बताया गया था कि लक्ष्य आगे है या पीछे। अरिसू को तुरंत याद आता है कि जिस पुरानी बस से उन्होंने यह दौड़ शुरू की थी, उस बस के पिछले हिस्से पर बहुत बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लक्ष्य लिखा हुआ था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि लक्ष्य कोई अंतिम छोर नहीं था, बल्कि वह बस ही उनका असली लक्ष्य थी। वे लोग असल में पिछले कई मिनटों से लक्ष्य से दूर भाग रहे थे। अरीसू को अपनी इस भयानक बेवकूफी पर बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन अब उनके पास समय बहुत कम बचा है। तभी सुरंग के अंदर एक और भयानक और दिल दहला देने वाली चेतावनी गूंजने लगती है। सुरंग के अंतिम छोर से पानी का एक बहुत बड़ा और विनाशकारी सैलाब उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह सैलाब इतना विशाल है कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह बहा ले जाएगा। उसागी बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अरीसू के पास दौड़कर आ जाती है। अरीसू किसी तरह एक दूसरी खराब कार का ढक्कन खोलकर वहां से ईंधन निकालता है और उसे उस मोटरसाइकिल में डाल देता है। वे दोनों उस मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वापस उस पुरानी बस की तरफ अपनी पूरी गति से भागते हैं। रास्ते में उन्हें फिर से वह घायल व्यक्ति मिलता है, जो अब तक अपनी जिंदगी की सारी उम्मीद हार चुका था और बस मौत का इंतजार कर रहा था। अरीसू मोटरसाइकिल को जोर से ब्रेक लगाकर रोकता है और उस व्यक्ति को भी अपने साथ पीछे बैठा लेता है। पानी का वह विशाल सैलाब एक गरजते हुए राक्षस की तरह उनके ठीक पीछे आ रहा है। उसकी भयानक आवाज से पूरी सुरंग कांप रही है। मोटरसाइकिल अपनी आखिरी रफ्तार पर बस की तरफ दौड़ रही है। बस अब कुछ ही दूरी पर दिखाई दे रही है। समय सीमा खत्म होने में केवल कुछ सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3। अरीसू बहुत ही तेजी से ब्रेक लगाता है और मोटरसाइकिल फिसलते हुए बस के पास रुकती है। वे तीनों जल्दी से मोटरसाइकिल से कूदकर बस के खुले दरवाजे के अंदर घुसते हैं। अरीसू तुरंत बस के दरवाजे खींचकर कसकर बंद कर देता है। 2, 1। समय समाप्त।
और उसी पल पानी का वह भयानक और विशाल सैलाब बस से आकर जोर से टकराता है। सैलाब का धक्का इतना भयंकर था कि बस पूरी तरह से गहरे पानी में डूब जाती है। बस के अंदर भी किनारों से पानी भरने लगता है, लेकिन दरवाजे बंद होने के कारण पानी का बहाव धीमा रहता है। वे तीनों अपनी सांसें रोककर बस की छत से चिपके रहते हैं। पानी बस को पूरी तरह डुबो देता है और फिर धीरे धीरे उसका स्तर कम होने लगता है। कुछ देर बाद पानी का वह जानलेवा सैलाब पूरी तरह से शांत हो जाता है और गंदा पानी सुरंग के नालों से बाहर निकल जाता है। बस के दरवाजे खुलते हैं। फोन की स्क्रीन पर एक यांत्रिक आवाज गूंजती है, खेल समाप्त, सभी सुरक्षित। अरिसु, उसागी और वह घायल व्यक्ति जोर जोर से हांफते हुए बस से बाहर निकलते हैं। वे पूरी तरह से गीले हो चुके हैं और ठंड के कारण बुरी तरह कांप रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब एक नई चमक और खुशी है। उन्होंने मौत को बहुत करीब से चकमा दिया है। वह घायल व्यक्ति रोते हुए अरिसु और उसागी के पैरों के सामने घुटनों के बल झुक जाता है और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है। अगर अरिसु स्वार्थी होकर वापस नहीं आता, तो वह पानी में डूबकर तड़पते हुए मर चुका होता। इस खतरनाक खेल ने अरिसु की सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। वह गहराई से समझ गया है कि इस दुनिया में जीतने के लिए केवल ताकत या तेज दिमाग ही काफी नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ और सच्ची इंसानियत भी उतनी ही जरूरी है। उसागी अरिसु की तरफ देखती है और एक हल्की सी मुस्कान देती है। उन दोनों के बीच बिना कुछ कहे ही एक अनकहा और बेहद गहरा रिश्ता बन चुका है। तभी तेंदुए का शिकार हुए उस मरे हुए खिलाड़ी की जेब से अरिसु को एक